आता ऑन अपने जलसे में कि आर्मी चीफ जो है वो हुकूमत का जो वो कौम का बाप है। ये हमें खुदा के लिए आप जमहूरियत जो है ना सिखाएं, आप हमें ना बताएं। जनाब चेयरमैन, आप खुद गवाह हैं, 52 मिनट में 52 बिल इसी हाउस से पास हुए थे। कहाँ गई डेमोक्रेसी उस वक्त? 52 बिल, आपको याद होगा। अपने 3.5 साल दौरे हुकूमत में 50 ऑर्डिनेंस इन्होंने दिए। ये हमें यहाँ पे कह रहे हैं कि जी इस हाउस की पामाली हो रही है। 50 ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बनाया हुआ था इन्होंने तो प्रेसिडेंट हाउस को। 50 से ज़्यादा ऑर्डिनेंस इन्होंने पास किए। एक साल में सिर्फ 11 ऑर्डिनेंस थे। फिर यहाँ पे बात हुई सियासी असीरान की। जनाब चेयरमैन, सिर्फ ये कहते हैं हम सियासी असीर हैं, हमें जो है ना वो कैदोबंद की सजाएं दी गई हैं। मुजरिम सियासी असीर नहीं होता जनाब चेयरमैन। मनी लॉन्ड्रिंग करने वाला सियासी असीर नहीं होता। आप सुने तकरीर के जी, प्लीज। मुल्क के खिलाफ बगावत करने वाले सियासी असीर नहीं होते। इंफॉर्मेशन मिनिस्टर साहब यहाँ पे बैठे हुए हैं, पूछें इनसे ख्वाजा आसिफ किस केस में उन्हें अंदर किया था, आज तक कोई प्रूफ कर सके? हम पेशियों पे जाते रहे। ख्वाजा साद रफीक किस लिए उन्हें अंदर किया गया था, क्यों उनको झूठे मुकदमात बनाए गए थे? मर्द और ख्वाजा सनाउल्लाह, राना सनाउल्लाह के लिए जनाब चेयरमैन स्टैंडिंग ऑर्डर्स थी कि उनके जो सेल था उस सेल में, मिनिस्टर फॉर इंफॉर्मेशन इस चीज की तायद भी करेंगे, राना सनाउल्लाह की, ये देखे फिर शुरू हो गए जनाब चेयरमैन, आदत से मजबूर हैं। आप अपने चेयर से स्पीच करिए, चेयर को। जनाब चेयरमैन, राना सनाउल्लाह के लिए स्टैंडिंग ऑर्डर था कि उनके फर्श पे चीनी गिराया जाए ताकि वहां पे चींटियां और कीड़े मकोड़े हैं और उनको ये अजियत दे सकें। ये कैसा सियासी असीर है जिसको 8 कमरे दिए गए हैं? ये कैसा सियासी असीर है? मुझे तो नहीं पता। मिनिस्टर तारड़ साहब, ये मुझे बताएं, ये कौन सा असीर है जो जिसको 8 कमरे दिए जाते हैं? कौन सा असीर है जिसको 8 मुशक्कती दिए जाते हैं? किस असीर को देसी मुर्गी और शहद जो है ना सुबह सुबह नाश्ते में, और जिम भी दिया जाता है और लाइब्रेरी भी दी जाती है? किस असीर को जो है ना दिए गए हैं, मुझे बताएं। आज तक मसरूर साहब भी कैदोबंद में रहे हैं, चेयरमैन साहब भी कैदोबंद में, मोहसिन अजीज साहब प्लीज, मोहसिन अजीज साहब प्लीज। ये वो स्पीच हो रही है, पॉइंट ऑफ ऑर्डर। आप वो स्पीच कर रहे हैं, जब वो हो जाए उसके बाद प्लीज आप बैठे। फौजिया अच्छा साहिबा, आप बैठे। फौजिया अच्छा साहिबा, जब आपकी बारी आएगी आप बात कर ले। सर ऐसा जी आगा साहब, तो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में नहीं होता। जी आगा साहब प्लीज सर, चुप कराएं सर। प्लीज सर। खलील साहब आप बैठे। यहाँ बात हुई अगर खान, आप बैठे खलील साहब, आप रूलिंग तो दें। आप बैठे प्लीज, आप बैठे प्लीज, आप बैठे। जनाब चेयरमैन प्लीज रिस्टोर ऑर्डर इन द हाउस। जनाब चेयरमैन, यहाँ पे कहा गया इमरान खान साहब को अगर रिहा नहीं किया गया, एक शख्स ने कहा यहाँ पे, तो ये मुल्क बर्बाद हो जाएगा। उन्होंने कहा जी बलोचिस्तान में और केपी में हालात बड़े ख़राब हैं। बिल्कुल ख़राब है वहाँ पे, लेकिन किसकी वजह से ख़राब है जनाब चेयरमैन? 2018 तक खैबर से लेकर, सर ये क्या बात है? यहाँ बैठ जाओ जनाब चेयरमैन, इनको या तो कहिए मुझे बैठा दो, इन्हीं को ही बोलने दे फिर। बोले आप, बोले आप। जनाब चेयरमैन, 2018 तक खैबर से लेके कराची तक अमन हो गया था। फिर क्या हुआ ऐसा? फिर क्या हुआ? कहाँ पे टी फैंटास्टिक था? किसने 4000 तालिबान जो है ना अपने जेल से निकाले? कहाँ से दहशतगर्दी वापस आई? कहाँ ये जो आज जो हमारे अफवाज कौम अपनी जो जान का नजराना पेश कर रहे हैं, हर दिन जो है वो हमारे अब शहीद हो रहे हैं, क्यों जो है नहीं आज क्यों ये बात नहीं करते? इनके अपने ही एक मेंबर ने अपने ही स्पीच में बात की कि जी अफगानी जो है वो ज़्यादा पसंद करते हैं, वो ज़्यादा खान साहब को पसंद करते हैं, इसीलिए आप उन्हें एक दफ़ा खान साहब को बाहर ले आएँ। जब खान साहब आएंगे मुज़ाकरात कर लेंगे उनके साथ, तो वो मामला तय पा जाएंगे। इसीलिए तो फिर हमने उनका नाम तालिबान खान रखा था, क्योंकि वो तालिबान के सपोर्ट में है। उन्होंने आज तक तालिबान को सपोर्ट किया, उन्होंने 4000 बंदे रिलीज किए। आगा साहब आप थोड़ा बिल की तरफ भी आ जाएं। आगा साहब बिल की तरफ भी आ जाएं। जनाब चेयरमैन, बात सीधी सी है। बिल में कोई 5 से 6 मेजर अमेंडमेंट्स हैं, उनमें से किसी पे इन्होंने सिर्फ एक पे बात की, जिस पे मुझे बड़ी खुशी है। इसका मतलब वो बाकी 4 या 5 तो इन्होंने जो है ना मन तस्लीम कर लिए हैं। रह गई उस एक की बात जिसमें कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स की बात कर रहे थे, उस पर भी तो इनके अपने ही ताहयात चेयरमैन ने वो उनके सिग्नेटरी हैं। तो अगर वो उसके सिग्नेटरी भी हैं, बाकियों पे इन्हें मसला नहीं है, ये बस तनकीद बरे तनकीद कर रहे हैं। जैसे कल जो है वो इकबाल डे था, तो इकबाल डे पे हम यहाँ पर रेजोल्यूशन पेश कर रहे थे, तो जब रेजोल्यूशन एक यूनानिमस रेजोल्यूशन हाउस की तरफ से जाना चाहिए था, तो रेजोल्यूशन पास करते वक्त
इनके अपने पार्लिमानी लीडर ने भी उस पर सिग्नेचर किया था, लेकिन क्योंकि तनकीद करनी थी उन्होंने, तो उनमें से एक मेंबर खड़े, उन्होंने कहा नहीं जी मेरी अमेंडमेंट है, अमेंडमेंट भी इसमें डाल देते हैं हम। तो हर चीज़ पे तनकीद नहीं करनी चाहिए, हर चीज़ को आप कभी कोई कंस्ट्रक्टिव, कोई पॉजिटिव नज़र से भी आपको देखना चाहिए। आपको बिल पे कहीं पर भी कोई मसला नहीं है, आपको किसी भी अमेंडमेंट में कोई इशू नहीं है, जिस पे इशू है उसके आपके खुद सिग्नेटरी हैं, तो फिर आप किस कौम को बराए खुदारा बेवकूफ़ ना बनाएं, खुदारा गुमराह ना करें इस कौम को, इस कौम के नौजवानों को आप गुमराह ना करें। ठीक है, मेरी इस्तदा होगी। थैंक यू। सेनेटर ज़मीर हुसैन घुमरो साहब। चेयरमैन साहब, इसके बाद आपके नंबर है। बिल्कुल जी। थैंक यू चेयरमैन साहब। चेयरमैन साहब, बिल पर मेरे ख्याल में कम ही बात हुई है। ये एलिगेशंस आए हैं अदर साइड की तरफ से कि ये आइन को तबाह किया गया, पार्लियामेंट को तबाह किया गया, 9/11 है, लेकिन ऐसी कोई चीज़ नहीं है। इसमें 3 मेजर अमेंडमेंट्स हैं और मैं इसकी हिस्ट्री में ये जाऊंगा कि 18th अमेंडमेंट में जो पाकिस्तान के तारीख का जो है वो बड़ा अमेंडमेंट है, उसमें जो है एक चीज़ जो है जो चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में साइन की गई थी, फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट जो चारों सूबों की बराबरी की नुमाइंदगी पर मुश्तमिल होगी, वो 18th अमेंडमेंट में वो प्रोविजन नहीं आ सका था और उसकी वजह से डेमोक्रेसी नहीं चल पाई। 2 प्राइम मिनिस्टर्स को अदालतों ने जो है वो रिमूव कर दिया। उसके बाद जो है ये महसूस किया गया कि फेडरेशन के लिए और जमहूरियत के लिए ये लाजमी है कि जो चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में हमने फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट का प्रोविजन रखा था उसको बनाया जाए। लेकिन 26th अमेंडमेंट में हम यही चाह रहे थे, यही प्रोविजन था, लेकिन अपोजिशन ने ये कहा कि नहीं, कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बनाएं, फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट नहीं बनाएं। तो वो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच को भी चैलेंज किया गया कि कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच, क्योंकि जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान नॉमिनेट करता है कि वो इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी के खिलाफ है। तो जब हम अभी फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट कायम कर रहे हैं जिसमें जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान जजेस नॉमिनेट नहीं करेगी, तो ये इंडिपेंडेंट जुडिशरी के हक में होगा या प्रेजेंट सेटअप इंडिपेंडेंट जुडिशरी के हक में होगा। और मिस्टर चेयरमैन, ये 50 साल तारीख पाकिस्तान की 1973 से 2024 पर ये सुप्रीम कोर्ट की ओरिजिनल जो जुरिस्डिक्शन थी, सुप्रीम कोर्ट टू द एक्सक्लूजन ऑफ एवरी अदर कोर्ट शैल हैव ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन इन एनी डिस्प्यूट बिटवीन 2 और मोर प्रोविंशियल एंड फेडरल गवर्नमेंट्स। ये उनका असली काम था। 50 साल से कोई सूबा उनके पास एक केस नहीं लेके आया। बलूचिस्तान में इंसर्जेंसी चल रही है, सिंध में रिजेंटमेंट है, केपी में डिसअफेक्शन है, लेकिन कोई सूबा 50 साल से सुप्रीम कोर्ट में अपना डिस्प्यूट नहीं लेकर आया। सुप्रीम कोर्ट ने अपनी ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन को कभी एक्सरसाइज ही नहीं किया। तो सर, पॉलिटिकल पार्टीज बैठ गई कि सुप्रीम कोर्ट तो अपना ओरिजिनल काम नहीं कर रही है, जो एनफोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स हाई कोर्ट का काम है वो उन्होंने टेक ओवर कर लिया है और उसमें वो पॉलिटिकल गवर्नमेंट्स को जो है रिमूव कर रही है और पॉलिटिकल जो है वो डोमेन में आ गई है, एग्जीक्यूटिव में इंटरफियरेंस कर रही है, पार्लियामेंट के काम में इंटरफियरेंस कर रही है। इस वजह से इस कॉन्स्टिट्यूशन को चलाने के लिए, 18th अमेंडमेंट को चलाने के लिए और सूबों के दरमियान जो डिस्प्यूट्स है और फेडरल गवर्नमेंट के दरमियान उनको हल करने के लिए, फेडरेशन को चलाने के लिए ये जो फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट बेस्ड ऑन द इक्वलिटी ऑफ प्रोविंसेस, ये पाकिस्तान के आइन के लिए और पाकिस्तान की फेडरेशन के लिए ये फंडामेंटल जो है वो प्रोविजन है जो इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी न सिर्फ लेकिन फेडरेशन को भी मजबूत करेगा और पाकिस्तान को भी मजबूत करेगा। मिस्टर चेयरमैन, उसमें आईनी तरमीम में दूसरा बड़ा नुक्ता ट्रांसफ़र ऑफ जजेस का है। ट्रांसफ़र ऑफ जजेस के सिलसिले में क्रिटिसिज्म हुई है कि इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी को जो है वो ख़त्म किया जा रहा है। ट्रांसफ़र ऑफ जजेस का प्रोविजन पहले ही आइन के आर्टिकल 200 में मौजूद है, लेकिन उसमें यह है कि आप उस जज के कंसेंट के बगैर वो ट्रांसफ़र नहीं कर सकते। तो इसमें जो है वो फेडरेशन को भी, सूबों को भी ये था कि दूसरे मुल्कों में ये है कि इवन हमारे पड़ोसी मुल्क में भी ये है कि जजेस को लास्ट वीक भी उन्होंने 15 जजेस एक हाई कोर्ट से दूसरे हाई कोर्ट ट्रांसफ़र किए हैं कि इसको जो है वो कैसे डील किया जाए। लेकिन इस अमेंडमेंट में जज को ट्रांसफ़र करने के लिए उसकी कंसेंट तो नहीं होगी, लेकिन उस हाई कोर्ट का जज और जिस हाई कोर्ट में वो जाएगा वो दोनों जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान में बैठेंगे
उनके साथ और रीजंस के साथ वो कहेंगे कि जज को जो है इस हाई कोर्ट से दूसरी हाई कोर्ट क्यों ट्रांसफ़र किया जा रहा है। ये प्यूनेटिव एक्शन नहीं होगा, ये हालात के मुताबिक होगा कि अगर किसी जज का जो है वो कॉन्फ्लिक्ट इंटरेस्ट है उस सूबे में और वो अपनी जिम्मेवारियां सही तौर पर अदा नहीं कर रहा है, तो जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो हाईएस्ट फोरम है जिसमें जजेस भी हैं, पार्लियामेंटेरियंस भी हैं, वो डिसाइड करेगा। और उस हाई कोर्ट के और जहां से जज ट्रांसफ़र होगा, दोनों हाई कोर्ट्स के जो है चीफ जस्टिस बैठेंगे कि इसको ट्रांसफ़र किया जाए कि नहीं किया जाए, और उनसे रीजंस भी पूछेंगे। तो क्या ये प्रोविजन दूसरी जुरिसडिक्शन में तो ये भी नहीं है, जज को स्टेट ट्रांसफ़र किया जाता है। क्या ये प्रोविजन इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी के खिलाफ है? सर, कहीं भी दुनिया में कहीं भी जजेस अपने आप को अपॉइंट नहीं करते, अपने आप को रिमूव नहीं करते। पाकिस्तान में रिमूवल का जो पावर था वो 1956 के कॉन्स्टिट्यूशन में वो पार्लियामेंट के पास था। 62 में 62 के कॉन्स्टिट्यूशन में सुप्रीम जुडिशल कमीशन बनाई गई, उसको 73 के कॉन्स्टिट्यूशन में भी कंटिन्यू किया गया। ये पार्लियामेंट से रिमूवल ऑफ जजेस का पावर पूरी दुनिया में, इंडिया में, इंग्लैंड में, अमेरिका में, साउथ अफ्रीका में, ऑस्ट्रेलिया में, कनाडा में जजेस की रिमूवल का जो अख्तियार है वो पार्लियामेंट के पास होता है, हमारे यहाँ नहीं है। लेकिन ये कहते हैं इवन अपॉइंटमेंट का पावर भी उनको दे दो, उसमें भी 4 पार्लियामेंटेरियन जो 2 अपोजिशन के हैं, 2 गवर्नमेंट ट्रेजरी बेंचेस के हैं, वो भी नहीं बैठे। तो भाई, अगर जुडिशरी को अपने आप को अपॉइंट करना है, अपने आप को रिमूव करना है, दिस इज अ पैरेलल गवर्नमेंट। क्या ये कोई स्टेट बर्दाश्त करेगी? दिस इज नॉट इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी। तो मेरे ख्याल में ये प्रोविजन भी कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ नहीं है, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी के खिलाफ नहीं है, उसके हक में है। तीसरा जो मेन प्रोविजन है मिस्टर चेयरमैन, ये 3 मेन प्रोविजन है। तीसरा जो मेन प्रोविजन है कि हमारा जो इंडिया से रिसेंटली जो है वो तसादम हुआ, जंग हुई, उसमें जो है वो पाकिस्तान को कामयाबी मिली और वर्ल्ड ओवर पाकिस्तान के इमेज में न सिर्फ इजाफा हुआ पर मुल्क के अवाम ने जश्न मनाया। उसके हीरोज़ को डेकोरेट किया गया। जंग में मुल्क के हीरोज़ को डेकोरेट किया जाता है, उसको टाइटल्स दिए गए कि आर्म्ड फोर्सेस के 3 सर्विसेज चीफ को, एक को फील्ड मार्शल, एयर मार्शल और एडमिरल जो है वो डिक्लेयर किया जा सकता है। और उसको किया गया फील्ड मार्शल चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को, जिन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ जो है वो जंग जीती, जो हम पर मुसल्लत की गई, और उसको इम्यूनिटी दी गई। उसके साथ साथ कमांडर ऑफ आर्म्ड फोर्सेस, प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान को इम्यूनिटी दी गई। पहले भी उनको थी इम्यूनिटी, लेकिन उसका टेन्योर बढ़ाया गया। क्या इसमें क्या कबाहत है? क्या आप अपने हीरोज़ को जो है वो सड़कों पर घसीटोगे, अदालतों में घसीटोगे? इसमें कौन सी कबाहत है? क्या ये प्रोविजन क्या जमहूरियत के खिलाफ है? चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ और डिफेंस चीफ का उहदा अलग है। दिस इज अ सेपरेट अरेंजमेंट, दिस इज अ सेपरेट ऑफिस। ये कहते हैं कि ये अमेंडमेंट है, ये 3 पार्ट्स हैं अमेंडमेंट के। ये कहते हैं कि ये अमेंडमेंट जो है वो आइन के खिलाफ है। इन्होंने चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी पर एआरडी में अचकजाई साहब ने भी साइन किया था, एआरडी में शामिल थे, ये इन्होंने सबने साइन किया था। ये कहते हैं कि ये डेमोक्रेसी के खिलाफ है, कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है। ये नेशनल हीरोज को डेकोरेट करना, ये 9/11 इंडिया के खिलाफ है, पाकिस्तान के खिलाफ नहीं है। ये अगर समझते हैं, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन को इन्होंने वायोलेट किया था, हम इनके खिलाफ नो कॉन्फिडेंस लाए थे। इन्होंने वजीर आजम जिसके खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक थी, उसने नेशनल असेंबली को डिसॉल्व कर दिया। इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन वायोलेट किया था। इन्होंने जो है वो जुडिशरी को मुसल्लत किया, उसके जरिए इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर को रिमूव कराया था। हमारा प्राइम मिनिस्टर 2012 में इलेक्टेड था, जिन्होंने जो है उसको रिमूव कराया, हमने उसको कंडेम किया। लेकिन हमने, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने अपना प्रिंसिपल नहीं छोड़ा। जब मुस्लिम लीग नवाज का प्राइम मिनिस्टर मोहम्मद नवाज शरीफ साहब, उसको रिमूव किया गया तो हम उसके साथ खड़े हो गए, क्योंकि अदालत को ऐसा कोई पावर नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन में कि वो प्राइम मिनिस्टर को हटा सके। प्राइम मिनिस्टर को सिर्फ और सिर्फ अदम एतमाद के जरिए हटाया जा सकता है। इवन पार्लियामेंट के मेंबर को आइन के आर्टिकल 63(2) के तहत स्पीकर या चेयरमैन के रेफरेंस पर
हटाया जा सकता है, अदालत नहीं हटा सकती। जब तक वो रेफरेंस नहीं भेजेगा इलेक्शन कमीशन को, इलेक्शन कमीशन 90 डेज में वो डिसाइड करेगी। उसके खिलाफ राइट ऑफ अपील भी नहीं है किसी कोर्ट को। तो ये पार्लियामेंट ने अपने मेंबर्स को रिमूव करने का अख्तियार हम अपने पास रखा है। उसको तो वजीर आजम को अदलिया कैसे हटा रही थी? इसमें कल्यूसिव प्रोसीडिंग्स में एक बंदा एप्लीकेशन लेके आता है, उसको सुप्रीम कोर्ट को जुरिसडिक्शन भी नहीं थी। सुप्रीम कोर्ट की ओरिजिनल जुरिसडिक्शन तो थी दो सूबों के से ज़्यादा गवर्नमेंट्स में डिस्प्यूट एडजुडिकेट करना। उनकी फंडामेंटल राइट्स तो हाई कोर्ट की जुरिसडिक्शन है। वो उन्होंने टेक ओवर किया 184(3) में, जो पहले आर्टिकल ये 184(3) नहीं थी, और ये हाई कोर्ट के जुरिसडिक्शन के ताबे है इसको एक्सरसाइज करना। तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने इस मुल्क को आइन दिया, और ये फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान आइन के तहत बनी हुई है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने मुल्क को 18th अमेंडमेंट दी, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ये समझती है कि ये 27th अमेंडमेंट जमहूरियत, आइन और 18वीं तरमीम को आगे बढ़ाने के लिए संगे मेल साबित होगा। मिस्टर चेयरमैन, थैंक यू वेरी मच। सेनेटर फौजिया अरशद साहिबा। लिस्ट के मुताबिक चल रहा हूं कादर साहब। अस्सलाम वालेकुम एंड थैंक यू वेरी मच। सबसे पहले मैं बात करना चाहती हूँ कि इस हॉल में हमारे अपोजिशन लीडर साहब नहीं हैं। दिस इज़ denying the legislative rights of the opposition party, that is PTI. पाकिस्तान तहरीक इंसाफ लार्जेस्ट पार्टी है और उसको उसका हक़ नहीं मिल रहा, जो कि हमें पता है कि इसके स्वाबदीद हमारे चेयरमैन सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी हैं। उनकी मर्ज़ी से जब भी वो चाहें ये हो सकता है, अगर उन पे किसी और चीज़ का, किसी और तरह का या किसी और की तरफ से कोई प्रेशर ना हो। हमें स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी चाहिए, हमें स्ट्रॉन्ग जुडिशरी चाहिए, और हमारी जितनी भी आर्म फोर्सेस हैं हमें वो भी हमें स्ट्रॉन्ग चाहिए। मगर जब हम ये देखते हैं 27वीं तरमीम, उसमें जो चीज़ें लूप होल्स हैं वो मैं पेश करना चाहती हूँ। इस्लामी रू के तहत अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन का प्रीएम्बल देखें तो उसमें ये लिखा हुआ है, whereas sovereignty over the entire universe belongs to Almighty Allah alone, and the authority to be exercised by the people of Pakistan within the limits prescribed by Allah is a sacred trust. जब हम इस पे नज़र करते हैं 27वीं तरमीम में, तो हम अगर कुरान और सुन्ना की रूह से देखें तो उसमें बहुत सारे हमें रिस्क और लूप होल्स नज़र आते हैं। हम सब ने बड़ी बड़ी बात कर ली है, 2 दिन से 3 दिन से इस पे डिबेट हो रही है। सब ने तस्करा किया है कि कितने अरसे में 1973 की जो बना था हमारी कॉन्स्टिट्यूशन, उस पे कितने साल 1947 से 1973 लगे, फिर 18वीं तरमीम में भी कितने अरसा लगा। मगर ये जो 26वीं तरमीम और 27वीं तरमीम है, ये बहुत जल्द, और लग रहा है कि कोई गाड़ी है जो मिस हो जाएगी, और उसकी रफ्तार बहुत ज़्यादा तेज़ कर दी गई है, जिसमें एज़ पार्लियामेंटेरियंस जो हम सब यहाँ बैठे हैं बाइज़्ज़त ऑनरेबल, उसमें किसी से कोई मशावरत नहीं हुई। हाँ, अब मशावरत हो रही है जब आपने उसका मसवदा तहरीर कर लिया है, और हमारी जो पार्लियामेंटेरियंस हैं, हमारा राइट नहीं हमें दिया जा रहा, इन द सेंस कि हम इस हॉल में उस पर खुल के डिबेट करें
और फिर उसके बाद ये हमारे सारे सजेशंस, हमारे जितने भी तहफ़्फ़ुज़ात हैं उनको बाद में लेके जाना चाहिए था। ये जो कॉन्स्टिट्यूशन पार्लियामेंट्री वो जो बनी है कमेटी, ताकि वो सारे हम सब तो उस कमेटी के में नहीं जा सकते, मगर जो लोग लीडर्स हैं नॉर्मली वो ही जाते हैं, तो वो हम सब की तो दे आर नॉट रिप्रेजेंटिंग अस। इट इज़ अ डायरेक्ट हमारा जो भी तबसरा है उसको रिकॉर्ड होना चाहिए। तो मैं ज़्यादा लंबी बात भी करना चाहती हूँ और मैं समझती हूँ करने से कोई फ़ायदा तो है नहीं, क्योंकि हमारा जो तर्ज़ पार्लियामेंट चल रहा है वो एक बोगस मेजॉरिटी पे है। हमारा मैंडेट, उनका मैंडेट भी झूठा ही है और हुकूमत तो 47 जाली है ही सही। और सबसे ज़्यादा जो मैं यहाँ पे रिक्वेस्ट करती हूँ कि ये जो तरमीम, ये 27th अमेंडमेंट की तरमीम है वो सिर्फ़ और सिर्फ पर्सनलाइज्ड है। इसको इसमें इदारों को पामाल किया जा रहा है, उनका राइट्स छीना जा रहा है। तो काइंडली जस्ट बेयर विद मी, मैं थोड़ा सा मैंने जो एनालिसिस कुरान और सुन्ना के तहत किया है वो मैं चाहती हूँ कि मैं आपसे शेयर करूँ। प्रोविंशियल रेवेन्यू एंड फेडरलिज्म आर्टिकल 160 NFC अवार्ड, उसमें जो है द अमेंडमेंट इज वीक, it weakens or removes the constitutional guarantee for provincial shares of federal revenue. The Quran emphasizes justice in distribution of wealth and fairness to all communities. Leaders are trustees and must not hoard or favor one region over another. A ruler who manipulates resources justly commits a breach of trust जो अल्लाह की तरफ से उनके पास अमानत है। If I go to the second point, that is judicial restructure and transfer of judges, articles 191A and 200. The amendment says it establishes a new constitutional court and allows transfer of judges without consent. Please mark this, without consent. Justice is sacred and no one, including rulers or officials, is above the law. Surah An-Nisa में ayat number 135 में, O you who believe, stand firmly for justice, even if it is against yourself or your parents and relatives. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ने कहा था कि even his daughter, Bibi Fatima, if has to face legal consequences, she will be presented in the court. Then the third point जो है मेरा है centralization of key subjects, that is education. अगर आप रीडिंग के बगैर नहीं, ये लॉज है, मैं पढ़ रही हूँ। कर ले अरशद, फौजिया अर्शद साहिबा कर लें आप। मैं अगर मैं कुरान और सुन्ना को पढ़ना चाह रही हूँ, फौजिया अर्शद साहिबा आप कर लें। कुरान सुन्ना को मैं अलग अल्फाज इधर उधर कर दूंगी तो मैं। फौजिया अर्शद साहिबा आप कर लें। जी, इस अमेंडमेंट में 18वीं तरमीम को रिवर्स किया जा रहा है। गवर्नर्स must consider local needs and welfare. Surah Ashra, ayat number 38 hai, and those who have responded to their master and established prayer and who conduct their affairs by consultation among themselves. Provinces जो हैं वो अपना control lose करते हैं और जिसमें obviously जो local population है, it's going to be ignored if it is going to go back to the federal. Then Military and Security Command Article 243 confers broad federal control over the armed forces.
Authority must not be concentrated without accountability, otherwise it's unjust. Surah Al-Araf 7.56 Surah says, "Do not let corruption spread in the land after it has been set right." Yea, it grants executive more discretion in appointments. Appointments must be based on merit, justice, and patriotism. Leaders are officials. They are appointed for loyalty rather than justice. Justice violate awam. Executive control could lead to politically biased appointments. Under say this, no one is above the law. Rulers, judges, or officials. For legitimacy and fair sinful. ये सारी चीज़ें मैंने कुरान की रूह से थोड़ी सी कोशिश की है कि मैं इसको एलैबोरेट करूं। हालांकि मुझे ये अच्छी तरह पता है कि जो ड्राफ्ट बनना था वो पास आप लोगों ने जिस तरह से भी कर दिया, चाहे हाथ मरोड़ के किया है, चाहे किसी अंदाज से किया है, कर लिया है। मगर ये सारी चीज़ें भी अगर पहले से आप लोग करते तो उसमें बहुत बेहतरी आ सकती थी। डायलॉग से, डिस्कशन से वी कम टू get ideas and then we can compile अब आप मुझे बताएं कि जो करबला का वाक़या है उसमें हम ये कह सकते हैं हमें पता है कि कोई चीज़ गलत है, हम उसका हिस्सा क्यों बने? साहब, आपकी बड़ी मेहरबानी, आपने मुझे इस अहम इशू पे बोलने का मौका फराहम किया। मैं सर इस तरमीम के हवाले से बात करने से पहले, क्योंकि यहाँ पॉलिटिकली पस मंज़र में कुछ चीज़ें हमारे दोस्तों ने ज़िक्र किया है, तो मैं उसको लाजम समझता हूँ कि इस फ्लोर पर मैं उसको डिस्कस करूँ। जनाब चेयरमैन साहब, यहाँ बहुत सारे अरसे थे, बहुत हुक्मरान आए, वो अमेंडमेंट भी लेकर आए, हमारे पास 8वीं तरमीम भी आई, 15वीं तरमीम भी आई, और उसके बाद पाकिस्तान में एक बड़ी तरमीम जिसके लिए अमेंडमेंट में पास हुई। और मेरा जो ताल्लुक़ है जिस पार्टी से है, उस पार्टी के बड़ों ने पाकिस्तान के लिए बड़ी कुर्बानियाँ दी हैं, पाकिस्तान के कोने कोने से छुपी हुई नहीं है। शहीद अवाम जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब ने जिस ज़माने में पाकिस्तान के माशी हालात सही नहीं थे और लोग पाकिस्तान को ताज़ा बनने के बाद ये सोच रहे थे कि कहीं ये कमज़ोर भी बन सकता है, उसको मजबूत करने के लिए शहीद अवाम जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब ने पाकिस्तान को एटमी ताकत का सरमाया बनाया और पाकिस्तान की मैशत को इम्प्रूव किया। और आपके पास ये स्टील मिल, पाकिस्तान की फैसलाबाद यूनिवर्सिटी, तमाम सारे आला इदारे शहीद अवाम जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब ने बनाए। सर, उसके साथ मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि काफ़ी पॉलिटिकल पार्टीज़ के दोस्तों ने तज़किरा किया है और उन्होंने कहा कि हमारे साथ ज़्यादतियाँ हुई हैं और हमारे रहनुमा जेलों में पड़े हुए हैं। मैं इन्हें बताना चाहता हूँ कि शहीद अवाम जुल्फ़िकार अली भुट्टो जिसने इतनी बड़ी सारी कुर्बानी दी हो और वो पाकिस्तान का इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर था, वो 5.5 बाय 6.5 फुट के एक कमरे में बंद था और उसको क्या डिमांड्स थी, उसकी नहती हुई बच्ची, और वो उस ज़माने में माइनर थी, वो अपने बाप के लिए उस जेलों में मुलाकात के लिए जाती थी, लेकिन मुलाकात करने नहीं दी जाती थी। कंप्रोमाइज़ करने के लिए बहुत सारे तसलसल किए गए, जुल्फ़िकार अली भुट्टो को खामोश करने के लिए बहुत सारी लालचें दी गई, लेकिन उस मर्द मुजाहिद ने पाकिस्तान का झंडा बुलंद करने के लिए को कंप्रोमाइज़ नहीं किया। कुर्बानियाँ तो हमारी हैं। अभी उस तरफ से वो दोस्त चले गए, मौलवी साहिबान जा रहे हैं, जो मुझे उनको जवाब भी देना है कल जो उन्होंने बात की थी। लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तो ज़रखेज़ है पाकिस्तान को मजबूत करने में, बड़ी सारी कुर्बानियाँ हमारी कायदीन की इसमें शामिल हैं। शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो जब वो कम उम्र थी, अपने बाप की मुलाकातों के लिए उस सलाखों के पीछे अपने बाप को देखती थी, लेकिन बाप का कहना यह था कि बेटा मेरी ज़िंदगी आज है, कल मैं नहीं हूँगा, लेकिन पाकिस्तान के इस झंडे को थाम के रखना है, पाकिस्तान के लिए जद्दोजहद करते रहना। और आपने देखा कि इतने बड़े सारे नुकसान होने के बाद शहीद अवाम जुल्फ़िकार अली भुट्टो को 45 साल के बाद
हमारे इन्हीं जजों के जो जिन जजों की कुछ दोस्त बात कर रहे हैं, उन्हें 45 साल के बाद कहा कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो बेकसूर था, हमने उसको गैर कानूनी सज़ा दी थी। आया एक नस्ल चली गई, एक मुहब वतन जिसने पाकिस्तान को बनाया, उसको तो आपने मावराए अदालत मर्डर कर दिया। और जब उसकी मैयत वहाँ गांव में भेजी गई तो 70 के करीब वो जो है वो जनाजे में शरीक थे, लोगों को जनाजे में शिरकत नहीं की करने दी गई। आप देखो कि हमने कितना भुगता है, हमारी पार्टी ने कितनी तारीख को देखो, हमारी पार्टी ने कितनी कुर्बानियाँ दी हैं। सर, आज ये पॉलिटिकली बुनियादों पे जो भी ये तरामीम आई हैं, मैं उसको इसलिए सपोर्ट करता हूँ कि देखें बहुत सारी गलतियाँ हुई हैं, बहुत सारे पॉलिटिकल लोगों से गलतियाँ हुई हैं। इमरान खान साहब जो आज जिन सलाखों के पीछे हैं, वो जानबूझ करके पाकिस्तान के ऐसे उन्होंने हालात किए कि अगर वो इस अब क्या पोजीशन होती उसका अंदाज़ा भी नहीं। जब उन्होंने तालिबान से मुआहदा किया, उन्होंने तमाम वो ममालिक जो हमारे ख़िलाफ़ हैं उनको कहते हैं कि आप आओ और पाकिस्तान पे बैठकर ये हमला करो, तो वो कैसे मुल्क के साथ वफादार हो सकते हैं। ये पाकिस्तान की पीपल्स पार्टी का वतीरा रहा है, पाकिस्तान के साथ और कमेंटमेंट के साथ उन्होंने जिदोजहद की। शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा, जिसने अपने बाप के उस निशान को, उस बाप के मंशूर को आगे बढ़ाते हुए उन्होंने मुसलसल जिदोजहद की। और उन्होंने भी ये नहीं इसलिए लालच में नहीं वो वज़ीर आज़म बनना चाहती थी, लेकिन अपने वालिद साहब की लेगेसी, जिसको बेकसूर फांसी के फंदे पे चढ़ाया गया था, उस हक के राह पे उन्होंने चलना था, इसलिए उन्होंने अपने बाप की उस मंशूर को लेकर जिद्दोजहद की। और आज वो शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो भी उसी अंदाज पे, उसी वर्किंग पे, जिद्दोजहद पे, मंशूर पे वो शहीद हो गई। लेकिन उन्होंने भी ये कंप्रोमाइज़ नहीं किया सर। उसके बाद आप देखें मर्द मुजाहिद आसिफ अली जरदारी साहब को, इस पाकिस्तान के मर्द मुजाहिद को जब शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो को शहीद किया गया, उस दिन उन्होंने ये तय कर दिया था कि पाकिस्तान ना खपे, क्योंकि उन्होंने इसीलिए मर्डर किया था शहीद रानी को कि लाजमी पाकिस्तान टूट जाएगा। लेकिन पाकिस्तान का नारा लगाने वाला वो मर्द मुजाहिद आसिफ अली जरदारी साहब ने कहा कि पाकिस्तान खपे, और उन्होंने नहीं कहा कि आप जाओ और पाकिस्तान के अमलाक जो है उसको नुकसान पहुँचाओ, हमारे तनसीबात जो है उनको नुकसान पहुँचाओ। लेकिन उन्होंने प्रोटेक्ट किया और कहा कि पाकिस्तान खपे, ये हमें नुकसान जो हमारा हुआ है इसको हम जमहूरी तसलसल से उसका बदला लेंगे, और उन्होंने करके दिखाया। सर, अभी आप देखें पाकिस्तान की पॉलिटिकली फिगर, अभी हम सोच रहे हैं कि पाकिस्तान को तमाम पॉलिटिकली बहरान से, सियासी हमारे खुद जो बने हुए हैं उनसे अगर निकाल सकता है तो वो वाहिद बिलावल भुट्टो की शक्ल में हम मजबूत कर सकते हैं पाकिस्तान को, क्योंकि उसके पीछे एक लेगेसी है, उसके पीछे एक जिदोजहद है, उसके पीछे लातेदाद शहीदों की कुर्बानियाँ हैं। आज आप जाके देखें कि गड़ी खुदा बख्श में एक सफ़ेद गुंबद है जिसके अंदर बहुत सारे शहीद मौजूद हैं। वो शहीद किसी अपने मुफादात के लिए नहीं हुए थे सर, उन्होंने पाकिस्तान के लिए कुर्बानियाँ दी थी। उन्होंने तो कोड़े खाए थे, उन्होंने तो फटके खाए थे, वो तो नजरियाती थे, वो तो पाकिस्तान के बनाने वाले लोग थे। हमने ये नहीं कहा था। इनकी गवर्नमेंट चली गई तो उन्होंने कहा कि पाकिस्तान न खपे, उन्होंने पाकिस्तान के अहम तनसीबात पे हमले किए। लेकिन हमारी 2 बार गवर्नमेंट गई, लेकिन हमने कहा कि पाकिस्तान खपे और हम पाकिस्तान की मजबूत के लिए खड़े रहे। शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो का ये वतीरा था सर। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक प्लूरल पार्टी है सर। मैं इस वक्त, कल एक हमारे मिनारिटी के दोस्त ने बात की थी तो मैं उसको अहम समझता हूँ सर। पीपल्स पार्टी ने मिनारिटी राइट्स के हवाले से बहुत सारे हमें हुकूक दिए हैं। आजकल किसी हमारे MPA साहब ने कहा मिनारिटी के हमारे पास तमाम जगहों पर मिनारिटी के वज़रा नहीं हैं। मैं उन्हें बताना चाहता हूं, जब भी पीपल्स पार्टी की वफाक में गवर्नमेंट हुई तब भी हमारे खट्टूमल के रूप में, महेश मलानी के रूप में और हमारे शहबाज भट्टी के रूप में वो वफाकी वज़रा रहे। और उसके बाद अभी भी सिंध में आप जाके देखें, सिंध में हमारे 2 वज़ीर, एक एडवाइज़र और एक स्पेशल असिस्टेंट मिनारिटी से हैं। तो हमारे पास ये तफरीक नहीं है, हम उनको अपने भाई समझते हैं और बराबरी के बुनियाद पे हम उनको आगे लेकर आते हैं। तो सर, मैं एक चीज़ इस हवाले से बात करना चाहता हूँ कि वो जुडिशरी, सर वो जुडिशरी, जिस जुडिशरी के कुछ लोगों ने जुडिशरी को बदनाम किया, और आज हम उस नहज पर पहुँचे कि हमें इन सारी चीज़ों को बैलेंस करने के लिए सुपीरियर ऑफ द
पार्लियामेंट होना चाहिए, पार्लियामेंट को अख्तियार होना चाहिए, वो आज हम करने के लिए आज खड़े हैं कि ताकत हो तो पार्लियामेंट के पास हो। लेकिन मैं एक बात ज़रूर कहूँगा, पुरानी प्रैक्टिस को देखते हुए हमें सोचना होगा। सर मुझे बात तो करने कादर दें। साहब आप बैठ जाए प्लीज। सर कादर साहब आप बैठ जाए प्लीज। बंदे पूरे हो जाएंगे थोड़ी देर में। तो सर उसमें आप हमारी सर मिनिस्टर हमारी साहिबान को आप देख लें, आप मिनिस्टर साहिबान को बुला लें। सेक्रेटरी साहब, मिनिस्टर साहिबान को आप देख ले, बुला लें। सर मैं इसलिए कह रहा हूं कि हमारी जो जुडिशरी थी उसके कुछ माइनॉरिटी के लोग बसते हैं सर, उसमें ज़्यादा तादाद जो है वो शेड्यूल कास्ट दलित लोग रहते हैं, जिन्होंने उस ज़माने में कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने जो 11 अगस्त 1947 पे तकरीर की थी कि हम बराबरी के बुनियाद पे हकूक़ देंगे, उसमें हमारे बड़ों ने उसके साथ खड़े रहे और उन्होंने 1947 की विरासत में उनके साथ दिया। बहुत सारे लोगों ने माइग्रेशन की, लेकिन हमारे बड़ों ने यहाँ पाकिस्तान को तरजीह दी। तो सर मैं ये गुजारिश करता हूँ, कुछ चीज़ों में अभी जो नाइंसाफ़ियाँ हो रही हैं उसको अभी देखना होगा। एक फैमिली जो दरावड़ फैमिली, एक दलित फैमिली, जिसका बंदा मन्नू भील कई अरसे से प्रेस क्लबों पे भूख हड़ताल पे बैठा रहा, जिसके 9 बच्चे अगवा किए गए एक फ्यूडल ने। लेकिन अब हम ये हमारे फील्ड मार्शल जो हैं उनसे मैं आज उनसे मुतालबा करता हूँ कि वो दलित की फैमिली का पता तो लगाएं। इतनी बड़ी ताकतवर हमारे इदारे हैं कि उसके बच्चे कहाँ हैं, उनकी कब्रें हमें दिखा दो तो कम से कम हम वहाँ जाके अंदाज़ा लगा लें कि वो फौत हो चुके हैं। लेकिन इतने बड़े वसाइल होने के बाद, पाकिस्तान की बड़ी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज होने के बावजूद वो शख्स आज भी अपने बच्चों के लिए, अपनी फैमिली के बच्चों के इंतज़ार में है कि वो मेरे बच्चे कब लौटेंगे, कब उनके साथ में दिवाली मनाऊँगा, कब मैं होली खेलूँगा, कब मैं जाके कल्चर डे मनाऊँगा। वो आज अपने बच्चों के लिए उत्साह है। तो सर मैं स्टेट से गुजारिश करता हूं कि मेहरबानी बराए मेहरबानी हमें ये दलित बच्चे जो अगवा किए गए हैं, हमारा वो पड़ोसी मुल्क जो है वो तो दलितों के साथ ज्यादती करता है, वहाँ तो कास्ट डिस्क्रिमिनेशन है, वहाँ तो ब्राह्मणिज्म है, वहाँ तो लोगों के साथ नफरत की जा रही है। लेकिन यहाँ के दलित तो पाकिस्तान के साथ इसलिए शामिल होकर आज तक रह रहे हैं कि ये डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। तो काइंडली उसके बच्चों को रिकवर करने के लिए मेरी गुजारिश होगी। और उसके साथ में आज एक सर अहम बात ये भी करना चाहता हूँ, अगर हमने हमारी नीयत के साथ ये अमेंडमेंट्स किए हैं तो ये बेहतर रहेंगी। अगर हमने भी कोई इसमें हमारी नीयत में खदोखाल होगा तो हम भी आगे की तरह जो अमेंडमेंट्स हुई थी उस पर हमें भी सोचना पड़ेगा। कौन ज़िंदा होगा कौन नहीं होगा वक्त बताएगा। लेकिन मैं प्रपोज़ करता हूँ और मैं इस तमाम दी हुई चीज़ों पर जो डिस्कस किया गया है, एक बार फिर मैं आपका नहायत ही शुक्रगुजार हूँ जो आपने मुझे मौका फराहम किया। थैंक यू सर। सेनेटर आमिर चिश्ती साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया चेयरमैन साहब कि आपने मुझे मौका दिया। गज़ब किया जो तेरे वादे पे एतबार किया। जनाब आइनी तरमीम पे तो तमाम हजरात ने काफ़ी गुफ्तगू कर ली है, अभी तो मैं वो आखिर में सुनाऊंगा। लेकिन किसी ने भी पाकिस्तान में बुनियादी जमहूरियत पे बात नहीं की। सब समझते हैं कि हमारे बच्चों के लिए शायद जगहें नहीं रहेंगी। हमारा बिल 140A जो बुनियादी जमहूरियत की बात करता है, वो कहता है कि इंतज़ामी, सियासी व माली इख्तियारात निचली सतह पे दें। हमारा आइन 3 टियर ऑफ गवर्नमेंट की बात करता है, फेडरल, प्रोविंशियल और लोकल गवर्नमेंट की। आप फेडरल पे भी खुश हो जाते हैं, आप प्रोविंशियल पे भी खुश हो जाते हैं, लेकिन जब बात आती है लोकल गवर्नमेंट की, और ये बात मैं लोकल गवर्नमेंट में कराची के लिए बात नहीं कर रहा हूँ, ये मैं अपने लाड़काना के लिए बात कर रहा हूँ, ये मैं अपने नौशोर फरोज के लिए बात कर रहा हूँ, ये मैं पेशावर के लोगों के लिए बात कर रहा हूँ, ये मैं पिंड दादन खान के लोगों के लिए बात कर रहा हूँ। लेकिन यहाँ बहुत सी पार्टियाँ जो जमहूरियत की दावेदार हैं, जमहूरियत की चैम्पियन बनती हैं, वो सबसे बड़ी मुखालिफ हैं कि बुनियादी तौर पर जमहूरियत ना हो। जनाब जब ये बिल पेश हुआ कैबिनेट में तो मैं बड़ी खुशी हुई,
और उस कैबिनेट में कहा गया कि जी MQM से 142 140A के लिए हमने वादा किया था कि वो 27 अमेंडमेंट में ले आएंगे। ऑर्डर इन हाउस सर। अहमद वली साहब प्लीज सर। मैं अहमद वली साहब का भी बड़ा शुक्रगुजार हूँ कि ये भी बल्दियाती इदारों की तायीद करते हैं। मैं आपका नाम बाद में ले लूँगा सर। तो जनाब, जिस दिन ये कैबिनेट में अमेंडमेंट पेश हुई तो सबसे पहले हमने खराज तहसीन पेश किया पूरी फेडरल कैबिनेट को जो सामने बैठी हुई, हमने पहले इनसे वादा किया था वो पूरी होनी चाहिए। इसीलिए मैंने पहले शेर कहा था ये गज़ब किया जो तेरे वादे पे एतबार किया। अब मुझे सुनने में आ रहा है 2 दिन बाद कि जी उस पर तस्करा तो बहुत हुआ है, अब फिर तुम्हारा वादा है कि वो शायद 28 अमेंडमेंट में दिया जाएगा। ये तो बुनियाद है पाकिस्तान की भाई। आप क्यों नहीं चाहते कि मुझ जैसे रईस, एक वडीरे का बेटा, मेरे जैसा सरमायादार, एक इंडस्ट्रियलिस्ट इस ऐवान में आके बैठे? एक गरीब का हक नहीं है? 25 करोड़ आवाम यहाँ रहती है जनाब आला। और ये बात मैं इसलिए बोलता हूँ कि खैर लोग मुझे देखते हैं कि शायद मैं कराची की बात करता हूँ। मेरे आबा अजदाद ने ये मुल्क पाकिस्तान कराची के लिए नहीं बनाया था। मेरे वालिद की अपनी इसमें बड़ी कुर्बानियाँ, वो नेशनल गार्ड में थे और जब 14 अगस्त आती थी रोते थे वो। तो भाई मैं उस खून से ताल्लुक़ रखता हूँ जिसने पाकिस्तान बनाया था। उसने सिंध नहीं बनाया था, उसने कराची नहीं बनाया था, उसने पंजाब नहीं बनाया था, उसने पाकिस्तान बनाया था। ये रियासत बनाई थी और रियासत का फ़र्ज़ है अब कि वो आगे बढ़े और बुनियादी हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ करे। हम भी इस मुल्क के तहफ़्फ़ुज़ के लिए बैठे हुए। मुझे बड़ा अफसोस हुआ कि जब जमहूरियत के चैम्पियन जो यहाँ पे भी बैठे हुए हैं बड़ी जमहूरियत की बात करते हैं, लेकिन मुतासिब हैं। वो चाहते हैं कि सिर्फ जमहूरियत सूबे के अंदर रहे, वो चाहते हैं कि सिर्फ फेडरल में रहे, वो नीचे आए नहीं। मेरी ख्वाहिश यही है और ये रियासत की बका है कि आज जो हम गुफ्तगू कर रहे हैं इसको समझें कि नोश्तर दीवार पढ़ लें कि आइंदा आने वाले हालात आपके काबू में नहीं रहेंगे। वैसे भी काफ़ी चीज़ें बेकाबू होती जा रही हैं। इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट में भी MQM पाकिस्तान गई और सुप्रीम कोर्ट में उसने कहा कि जी इसका फ़ैसला कर लीजिए, लोकल गवर्नमेंट को कम से कम आइनी तहफ़्फ़ुज़ दे दीजिए। सुप्रीम कोर्ट ने भी ऑर्डर कर दिया, उस पर भी लोगों को की कान पे जूं नहीं रहेंगी। इस बात पे मैं पंजाब गवर्नमेंट को और मरीम नवाज साहिबा को और स्पीकर पंजाब असम्बली को खराज तहसीन पेश करता हूँ कि हम कहते हैं कि शायद उनका इतना जमहूरियत से ताल्लुक़ नहीं है। लेकिन उन्होंने जमहूरियत की रवायत रखी और उन्होंने कहा कि फेडरल को आप समझ रहे हैं कि इस मुल्क को किस तरह चलाया जा रहा है। मेरे आबाओ अजदाद की कुर्बानियों का जो सिला है वो इस मुल्क पर नहीं मिल रहा है। आज मेरी PTI के दोस्तों से बात हुई है, वो सब हिमायत करते हैं, नून वाले सब हिमायत करते हैं बुनियादी इदारे होने चाहिए। मेरे अपने पीपल्स पार्टी के लोगों से बात होती है, बोले बुनियादी तौर पर होना चाहिए, लेकिन इन दी एंड रिजल्ट वही आता है। आप चीखते रहिए, चिल्लाते रहिए। आज हमारे 3 वोटों की बड़ी अहमियत है। अगर एक बंदे इधर से उधर हो जाए या उधर से इधर हो जाए तो ये सारी अमेंडमेंट धमाधम हो जाएगी। लेकिन हम जमहूरियत के लिए, हम रियासत के साथ खड़े हैं और आज हमारे तीनों वोटर भी यहाँ मौजूद हैं। किसी को मैं फ़ोन करने की ज़रूरत नहीं हुई, हम बगैर फ़ोन के यहाँ मौजूद हैं। चूँकि हम रियासत के वफादार हैं, हम इस मुल्क के वफादार हैं, इस मुल्क की बुनियादों में हमारा खून है। तो मैं 10 बस्ता अपने तमाम पीपल्स पार्टी के अरकान से, नून के अरकान से, PTI के अरकान से, बाप के अरकान से, बाप को 2 दफ़ा कि भाई आपकी सपोर्ट होगी तो ये जमहूरियत का जो मामला है निकले। आप ज़रूरी नहीं है जो हमने आपको डिमांड दी है वो पूरी करें, लेकिन कम से कम उसको आइनी हैसियत तो दे दें, कम से कम उसका इलेक्शन तो हो जाए। और वो इस इलेक्शन ये ना हो कि सिंध का जो या पंजाब का जो CM है या पेशावर का जो CM है वो बोलेगा जी ख़त्म तो ख़त्म नहीं, उसको आइनी तहफ़्फ़ुज़ दें कि हर दफ़ा जिस तरह हम सूबाई इलेक्शन के लिए बड़े तड़पते हैं और फेडरल के लिए बहुत तड़पते हैं, तो इस तरह ये बलदियाती इदारों के इलेक्शन भी टाइम पे होने चाहिए।
वो एक साहब से मैंने कहा था कि जी बाय 1 गेट 3 फ्री, तो पंजाब में जो बना लेता है वो पूरे मुल्क में बना लेता है। अब तो पंजाब ने भी सपोर्ट कर दी इस बिल की, तो मैं उम्मीद करता हूँ, मैं और ज़्यादा वक्त भी आपका नहीं लूँगा, मेरा कम बोलना ही ज़्यादा समझें, और उम्मीद है कि मेरे जमहूरियत के चैम्पियन और रियासत कम अज़ कम बुनियादी जमहूरी हुकूक की पासदारी करेगी। और आखिर मैं शेयर कर देता हूँ, क्योंकि हर दफ़ा मुझे मना दिया जाता है, हमारा कत्ल भी हो जाता है, और बड़े मासूमियत से कहते हैं कि वो कहते हैं कि खंजर पे कोई खून ना दामन पे कोई दाग, तुम कत्ल करो हो कि करामात करो। बहुत शुक्रिया। थैंक यू। सेनेटर कुर्रतुल ऐन मरी साहिबा। बहुत शुक्रिया आपका। शेर व शायरी तो खैर आती नहीं, MQM के दोस्तों का बड़ा वतीरा है, मगर हम सिंध वालों से और ख़ास तौर पे कराची में पैदा हुए और बड़े हुए लोगों से अगर ना ही ये बात की जाए तो अच्छा है। बात निकलेगी तो फिर दूर तलक जाएगी कि कौन जमहूरियत का पासदार है, कौन हथियारों का पासदार है, कौन वायलेंस का पासदार है, किसने खून बहाया, किसने खून नहीं बहाया, कौन आज तक खून बहा रहा है। तो इन बातों को हम छोड़ दें तो बेहतर को तजवीज़ दे दी है। पंजाब अगर लोकल गवर्नमेंट इलेक्शंस भी करा लेता तो अच्छी बात थी। मतलब मुझे समझ नहीं आता कि ये बातें करने में सारे लोग जो है वो इतने आगे होते हैं। PTI को देखें तो PTI एक वक्त में इमरान खान साहब कहते हैं कि जी मुझे पावर से हटाने से अच्छा था कि इस मुल्क लोग जो है वो इतने आगे होते हैं। PTI को देखें तो PTI एक वक्त में इमरान खान साहब कहते हैं कि जी मुझे पावर से हटाने से अच्छा था कि इस मुल्क पे बॉम्ब गिरा दो। आज वही PTI वाले कहते हैं कि पाकिस्तान की शिकी ये थी कि वी विल नॉट डिस्कस द NFC, वी विल नॉट डिस्कस द 18th अमेंडमेंट, एंड वी आर ग्लैड दैट द गवर्नमेंट टुक हीड ऑफ दिस। अगर गवर्नमेंट लोकल गवर्नमेंट सिस्टम भी हमारे पास आती है हम उस पर भी बात कर लेते, मगर हकीकत तो ये कि गवर्नमेंट की 27वीं तरमीम में लोकल गवर्नमेंट सिस्टम था ही नहीं, तो हम बात किस पे करते। सिस्टम भी हमारे पास आती है हम उस पर भी बात कर लेते, मगर हकीकत तो ये कि गवर्नमेंट की 27वीं तरमीम में लोकल गवर्नमेंट सिस्टम था ही नहीं, तो हम बात किस पे करते। मुझे पता नहीं था, मुझे अंदाज़ा नहीं था। कल हमारे फाजिल मेंबर है मोहसिन अजीज़ साहब, उन्होंने बोला चेयरमैन साहब को कि जी हम बारबेडोस गए जब आपके साथ रिसेंटली, तो बारबेडोस में हमें पता चला उनके पार्लिमानी निज़ाम का। तो अगर PTI सेनेट के खर्चे पे बारबेडोस जा सकती है तो PTI स्टैंडिंग कमेटीज में क्यों नहीं बैठ सकती। PTI ये क्यों इंसिस्ट करती है कि हम लोग फुल जो है वो हाउस को कमेटी में तब्दील कर दें, फिर हम बात करेंगे। मतलब ऐसे नहीं हो सकता कि जी मीठा मीठा हप हप और कड़वा कड़वा थू थू। जो PTI को पसंद नहीं है PTI नहीं लेगी, डेलीगेशंस में जाना पसंद है, फॉरेन टूर्स पसंद है, वो PTI करेगी। स्टैंडिंग कमेटीज में जहां एक्चुअल काम होता है, लॉ कमेटी में जहां एक्चुअल काम होता है, वहां से PTI बॉयकॉट कर गई है। यहां इजलास में सुनने की उनको जो है वो दे डोंट हैव द करेज टू लिसन टू अस इन पार्लियामेंट, तो वो उठ के चले जाते हैं अपनी तकरीर करने के बाद, सही गलत जो भी करने के बाद। बाहर फॉरेन टूर से पिछले महीने होकर आए तो उसका हवाला हमें दे रहे हैं। भैया आप स्टैंडिंग कमेटी में जाएं, आप वहां पे बात करें, आप इन तरामीम पे प्रॉपर बहस करें। व्हाट आर द स्टैंडिंग कमेटीज इफ नॉट अ रिफ्लेक्शन ऑफ द हाउस? दैट इज वेयर वी नीड योर रिप्रेजेंटेशन। मगर आपने फैसला किया कि जी नहीं, हम सारे मरात लेंगे मगर हम काम कोई भी नहीं करेंगे। इमरान खान की तस्वीर लेके खड़े, अभी भी खुद है नहीं, इमरान खान की तस्वीर खड़ी है। जिन फाजिल मेंबर ने अपनी लगाई है कुर्सी पर इमरान खान की तस्वीर, आई चैलेंज हर इन द पास्ट 4 years व्हाट लेजिस्लेशन हैज शी ब्रॉट टू पार्लियामेंट। शी इज अ लेजिस्लेटर, शी इज नॉट एन इमरान खान की फोटोग्राफर। लेजिस्लेटर है, बताएं क्या लेजिस्लेशन की है, हमसे पूछे हमने क्या लेजिस्लेशन की है। हम लेजिस्लेटर्स हैं, दिस इज नॉट द वर्क ऑफ अ लेजिस्लेटर। चेयरमैन साहब बात यह है कि आइए 27वीं तरमीम बिल्कुल आइए, एंड वी आर फुली सपोर्टिंग द 3 core issues. We are supporting the core issues of the court, and we are fully supporting the 3 core issues. We are supporting the core issues of the court, the core issues of the transfer of the judges, and the core issue of the 243 being amended. हम बड़े खुश हैं कि हमने इंडिया को मुंह तोड़ जवाब दिया है। हम दोबारा देंगे इंशाअल्लाह।
We are all very happy with this. If PTI is not, PTI should sit in the standing committee and propose amendments. If MQM is not, MQM should sit in the standing committee and propose amendments. Because we've done that. मैं आपको यही कहूँ, very good, if you've done it, very good. It's up to the government to support you. Too bad. अब देख ले, अब क्रॉस टॉक होगी, फिर पग मैंने कहा ना बात निकलेगी तो फिर दूर तलक जाएगी, ना निकालें बातों को। हम ये कहते हैं कि 27वीं तरमीम आप हाउस में लाएं, हमसे वोट लें, and we are very happy to support it. Thank you very much. Thank you जी। सेनेटर खलील ताहिर साहब। बहुत शुक्रिया जनाब चेयरमैन। अक्सर धोखा दे जाते ने शक्लों वेखे जाचे लोग। आपके बारे में नहीं कहा, आप ऐसे आप एकदम बिविल्डर्ड हो गए हैं ना, बड़े टेरिफाइड हो गए। अक्सर धोखा दे जाते ने शक्लों वेखे जाचे लोग, तो सानू आके राह दसन अपने घरों गवाचे लोग। जनाब चेयरमैन, इससे पहले कि आप सब घड़ी देखें, आई विल बी सो कन्फाइंड। यहाँ पे हम अक्सर बात करते हैं, जो दुरुस्त भी है, कि मुशर्रफ ने एक गैर ज़रूरी अनकॉन्स्टिट्यूशनल कदम उठाकर गैर कानूनी गैर आइनी इक़दाम किए। उसमें एक कदम ये भी था कि माइनॉरिटीज़ को मांगे बगैर उन्होंने मखलूत इलेक्शन कर दिया, जबकि हमारा मुतालबा ये था कि हमें जो हमारी सीट्स हैं, रिज़र्व सीट्स, हम इलेक्शन जीत कर आएँ। इन दी प्रेम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1973 इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान, हक़ हुक्मरानी सिर्फ उसी को है जो अवाम के चुने हुए लोग हैं। तो उसने ख़त्म कर दिया, हमने उसको आज तक ख़त्म नहीं किया। आज भी मेरा मुतालबा होगा, हम्बल सबमिशन होगी, इसको ख़त्म करें, हमें अपने नुमाइंदे चुनने दें, क्योंकि आर्टिकल 226 कहता है कि ऑल इलेक्शंस विल बी द सीक्रेट बैलेट पेपर विद द सीक्रेट बैलेट पेपर। तो यहाँ पे काफ़ी हमारे बासर लोग बैठे हैं, मलक क्या कहना चाहिए, मुसद्दक मलक साहब जैसे बड़े बासर लोग यहाँ पे बैठे हैं। उम्मीद है मेरी बात पहुँचेगी कहीं तक कि ये जो आइन का आर्टिकल 226 है, ये सीक्रेट बैलेट पेपर के ज़रिए होता है। और हम चाहते हैं कि हमारे नुमाइंदे हल्का बंदियों के साथ, ये नहीं जिस तरह बलोचिस्तान वाले भाई कल आप कह रहे थे कि हमारे हल्के बहुत बड़े हैं। उस वक्त भी हमारे साथ बड़ी मुश्किल थी कि हमारे MNA के लिए पूरा पाकिस्तान हल्का था और MP के लिए पूरा सूबा हल्का था। हम चाहते हैं हमारी हल्का बंदी की जाएँ और हमें सीक्रेट बैलेट पेपर के साथ अपने नुमाइंदे चुनने दिए जाएँ, ताकि हम इस सिस्टम से, इस गोरख धंधे से निकल सकें। क्योंकि आर्टिकल 25 सेज कि यू ऑल आर इक्वल सिटीजन्स, और ये सिर्फ आइन का आर्टिकल 20 नहीं कहता, ये आज से 1400 साल पहले नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि किसी को किसी पे फौकियत हासिल है ही नहीं, अगर है तो उसके पार्टी या तकवा की वजह से है। देन काज़ी आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह हु वाज कैरिज्मेटिक लीडर, ही सेड कि यू आर फ्री टू गो टू योर चर्चेस। यहाँ पे झंडा होता था, अब तो शायद नहीं है, कि ये सफ़ेद रंग आपका है जी। तो ज़ाहिर है सफ़ेद रंग हमारा, तो डंडा भी फिर उसी तरफ ही है। लेकिन एक बात पॉजिटिव ये है कि उसी डंडे ने पूरे झंडे को संभाला हुआ है। तो अगर हमारा रंग अलग है उसमें तो हमारा इलेक्शन भी, लेकिन एक बात पॉजिटिव ये है कि उसी डंडे ने पूरे झंडे को संभाला हुआ है। तो अगर हमारा इलेक्शन भी जुदा ना किया जाए, हमें हल्का बंदी के साथ इलेक्शन अलहदा दिया जाए। मेरे एक भाई ने कहा, मेरे लिए बहुत काबिल एहतराम है, पीपल्स पार्टी से, यस आई एडमिट, मैं उनकी बातों को तस्लीम करता हूँ। लेकिन हमारी प्रॉब्लम ये है कि हमने डिफेंस में, एजुकेशन में और अपना इसके अलावा मेडिकल में, वी हैव कंट्रीब्यूटेड अ लॉट। द क्रिश्चियन पीपल्स, द मिशनरीज फ्रॉम वेरियस यूरोपियन कंट्रीज, फ्रॉम US, फ्रॉम UK, फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया, फ्रॉम श्रीलंका, so many other countries, फ्रॉम फ्रांस, इटली, नॉर्वे, बेल्जियम, हमने बहुत सर्व किया। लोग आप बड़ी खुशी से हम कहते हैं कि मैं जीसस एंड मैरी स्कूल से पढ़ के आया हूँ जी, मैं सेंट बोनावेंचर स्कूल से पढ़ के आया हूँ। हमारे मुहिब अली साहब यहाँ बैठे, वो फरमाते हैं मैं फलां स्कूल से पढ़ के आया हूँ। और बहुत सारे लोग कहते हैं भाई अगर पढ़ के आए हो तो हमें कम से कम इतना ही उस बात की तो लाज रख लेनी चाहिए। हमें खुशी है हमारा हिंदू भाई मिनिस्टर है, यहाँ पे स्टेट मिनिस्टर है। हमें खुशी है कि हमारा सिख भाई पंजाब में, बेशक वोट बहुत थोड़े हैं, वो पंजाब का मिनिस्टर है।
हम ये नहीं कहते कि उनको हटा दें, हम ये चाहते हैं कि साहब सबको इक्वलिटी की बुनियाद पर देखें अगर इसी सिस्टम के साथ चलना है तो। वरना बहुत सारी बातें ऐसी होती हैं जो छाले पाँव में होते हैं, सबको नज़र आते हैं, लेकिन वो कहते हैं कि अपना गिरती हुई दीवार का हमदर्द हूँ लेकिन चढ़ते हुए सूरज की परस्तिश नहीं करता, और माथे के शिकन न आए जिससे वो खून मेरे जिस्म में गर्दिश नहीं करता। तो मैं बार बार, चूँकि मैं सदक मलिक साहब का बार बार नाम लेता हूँ, ही इज़ वेरी इन्फ्लुएंशियल मिनिस्टर, कि हमारी बातें प्लीज़ आगे तक पहुँचाएँ खुदा के लिए, खुदा के लिए। कि हम जो हैं क्रिश्चियंस लोग, आप सारे बड़े फ़ख्र से कहते हैं कि हम आपके इदारे से पढ़े, हम आपके इदारे से पढ़े, हम आपके इदारे से पढ़े। हमें क्या दे रहे हैं? हमें हमारी ये ख़त्म कर दें ये सीटें, रिजर्व सीटें। हम इलेक्शन जीत के आए, आर्टिकल 226 से कि सीक्रेट बैलेट पेपर होगा तो उसको करें। फिर इसके अलावा, और ये किस लिए कह रहा हूँ कि ये मुशर्रफ ने किया था, और आप मुशर्रफ को कहते हैं and he was a dictator। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन्न मुहम्मदर रसूलुल्लाह, अशहदु अन्न मुहम्मदर रसूलुल्लाह। हय्या अलस सलाह, हय्या अलस सलाह, हय्या अलल फलाह, हय्या अलल फलाह। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह। बहुत शुक्रिया जनाब चेयरमैन। अजान का वक्फा था, हमारे लिए सादत है। तो या फिर इस तरह कर लें कि अगर आपने ये भी रखना है सिस्टम, ये वाला अपना अलहदा सीटों वाला, तो साथ कंबाइंड सीटें भी कर दें, ये भी कर दें, हम अपने नुमाइंदे भी चुन आप खुद। हमें राइट टू वोट तो हो ना, ये तो फंडामेंटल राइट है। और ये बुनियादी जो हमारे हकूक़ हैं, इंसानी हकूक़, आइन के आर्टिकल अपना 7 से लेकर 28 तक, उनकी मुखालफत हो रही है। और लॉ ये कहता है कि इंटरप्रिटेशन अगर लॉ की होगी तो जो चीज़ें फंडामेंटल राइट्स के खिलाफ होगी उनको ख़त्म किया जा सकता है। दिस इज़ नॉट द गॉस्पेल ट्रूथ। 18वीं
कलाकामा किया और 18वीं तरमीम के ज़रिए 1973 के आइन को उसकी शक्ल में बहाल किया और सदर आसिफ अली जरदारी ने अपने तमाम इख्तियारात पार्लियामेंट के सुपुर्द किए। यह है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का किरदार जमहूरियत के हवाले से। और मैं ये कहूँ कि आज ये ऐवान मौजूद हैं, ये इदारे मौजूद हैं, तो उसमें सबसे बड़ी कुर्बानियाँ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और जमहूरी क़ुव्वतों की है कि आज आपको आज़ादी इज़हार राय भी है और आज यहाँ बैठ के बात भी करते हैं, आज आप वोट का हक़ भी इस्तेमाल करते हैं। तो ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की, उसकी क़यादत की कुर्बानियाँ हमारे लीडरशिप ने, शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने सबसे पहली कुर्बानी पेश की, उनको शहीद किया गया। उनके बेटे शाहनवाज भुट्टो को फ्रांस के शहर केस में जहर दे के कत्ल किया गया। शहीद मुर्तज़ा भुट्टो को शहीद किया गया। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो को लियाकत बाग में 27 दिसंबर को शहीद किया गया। पीपल्स पार्टी की 4 लीडरशिप ने अपनी कुर्बानियाँ पेश की, जिनके मज़ार गढ़ी खुदा बख्श में मौजूद हैं और वो जमहूरियत की रोशनी का मीनार है। सर, यहाँ बड़ी बड़ी बातें की जाती हैं कि वो कुर्बानी पेश कर रहे हैं या उन पे जुल्म और जबर हो रहा है। अगर ज़िया-उल हक़ का 11 साला दौर देखें, मेरे फादिल दोस्त मसरूर साहब ने कल बात की थी, मेरे और दोस्तों ने यहाँ बात की। अगर तारीख़ को पढ़ें, उसका मुशाहिदा करें, तो पीपल्स पार्टी के हज़ारों कारकुनों को कैद-ओ-बंद की सबूतों से गुजारा गया। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद को सक्खर जेल के अंदर, जहाँ 51 टेम्परेचर होता है मई जून जुलाई के अंदर, वहाँ 8x10 के सेल में रखा गया, जिसका पंखा भी आखिरी नंबर पे चलता था और उसमें एक छोटा रोशनदान था। आज तो लोग अडियाला जेल के अंदर महलनुमा जेल गुजारते हैं। आए उधर देखें जाके, सक्खर का वो सेल देखें जाके, वो काल कोठरी देखें जाके, जहाँ मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद ने 2.5 साल तक तन्हाई में गुजारा। उन्होंने कोई डिमांड नहीं की, दरी पे सोती थी वो, चूटियां और चूटे उस सेल में घूमते रहते थे। यह है जिद्दोजहद पीपल्स पार्टी की लीडरशिप की। हमारे कई साथी, हमारे 6 से ज़ायद साथी, उन्होंने फांसी के फंदे चूमे जिए भुट्टो का नारा लगा के। यहाँ तो किसी को बुखार हो जाए तो वो अल्लाह अल्लाह करता है कि मैं मर ना जाऊं। यहाँ तो सामने फांसी का बंदा था, मौत सामने थी, लेकिन भुट्टोइज़्म के लिए, भुट्टो की मोहब्बत में, आपको मालूम है कि हमारे मसीह भाइयों ने सर पे तेल छिड़क के अपने आप को जलाया इस लाहौर में, पंजाब के अंदर। ये मोहब्बत है, इसको भुट्टोइज़्म कहते हैं। इसलिए कहते हैं भुट्टो जिंदा है, इसलिए हम कहते हैं क्योंकि भुट्टो की जो तालीमात हैं वो इस मुल्क की तरक्की के लिए, इस